नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा पथ में फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच में जो व्यक्ति मौजूद हैं वो एक विशेष है, हमारे लिए काफ़ी स्पेशल हैं और सबसे जल्दी हमारे पॉडकास्ट में आने वाले हैं। और उसके पीछे केवल उनका काम है और कुछ नहीं है। दोस्तों, रामचरितमानस में लिखा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाए। एक ऐसा युवा जो अपने जोश और जुनून के साथ 2000 किलोमीटर की यात्रा तय करता है और अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है जोश और जुनून के साथ अपने मिशन पर। वो था असम की यात्रा। वो ऐसा राज्य जिसके बारे में सब हम लोग कहते हैं कि वहाँ की स्थितियाँ ठीक नहीं है, वहाँ के लोग ठीक नहीं है, लेकिन उसका जोश और जुनून उसको ले जाता है उस ओर और वो एक अपनी अलग पहचान बनाता है और अपनी काम से और अपने जोश और जुनून से प्रेरणा पथ का एक पथिक बन जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे बीच हमारे युवा साथी रूपक जी, पिलर ऑफ धर्मा। रूपक जी, आपका पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। रूपक जी, जैसे हर व्यक्ति की एक अपनी पृष्ठभूमि होती है, एक परिवार की भूमिका होती है, तो आपकी पृष्ठभूमि कैसी रही परिवार की, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा हमें लोगों को बताइए। मेरा एक बहुत छोटा सा परिवार है जिसमें मेरी दो बहनें हैं, माता पिता हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं जो मेरे बड़े पापा वगैरह सब लोग हैं। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो आपका सोमाली पब्लिक स्कूल से स्टार्ट होकर आज पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज से ख़त्म हुई है। मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैं सिविल से इंजीनियर हूँ। रूपक जी, अगर आपकी जिंदगी को 3 शब्दों में बताना हो, पहला संघर्ष, दूसरा सफलता और तीसरा सेवा, तो आप कौन से शब्द को चुनेंगे और क्यों? क्योंकि जिंदगी में जो हासिल हुआ, संघर्ष बहुत ज़रूरी था जीवन में जो रहा, और सफलता तो मैं मानता हूँ कि सफलताएं तो बहुत मिलती रही और बहुत असफल भी रहे जीवन में, लेकिन लोगों को जीवन में बदलाव ला सके उसमें जो हमें प्राप्त हुआ वो हमारी सफलता थी। और सेवा जो हमने महसूस किया, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए अगर हम कुछ कर पाए जो हमारे से हो पाया, वो हमारी सेवा थी। आपका बचपन, आर्थिक जीवन बड़े अभावों में गुजरा और संघर्षों में गुजरा, तो वह कौन सा दौर था जिसने आपको अंदर से बहुत मजबूत बनाया और जिसकी वजह से आज आप कुछ कर पा रहे हैं? मैं ये बोलना चाहूँगा कि 13 अप्रैल 2013 मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद पूरा परिवार आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हो चुका था। तो हमारी माँ ने बोलते हैं कि बहुत संघर्ष किया, उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनको देखते हुए आज जो भी कुछ हम कर पा रहे हैं, थोड़ा सा भी जो हमारे परिवार के लिए कर पा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की बदौलत है। और आज जो कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ हमारी माँ की वजह से। रूपक जी, जब आपने बताया कि आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी, जब परिस्थितियाँ आपके खिलाफ थी, तब आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का पूरा हौसला कहाँ से पाया? इंजीनियरिंग करने का फैसला मेरे फादर का था। उनका सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूं। और मेरे चाचा जी हैं जिनके पास मैं रहता था, उन्होंने बहुत डांटा भी, समझाया भी, पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन भी दिया। और जहाँ तक है, जितना कोशिश रही, मैं भी और मेरी बड़ी बहन, हम उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं सिविल से इंजीनियरिंग कर पाया, सिर्फ मेरी बड़ी बहन और मेरे चाचा की वजह। क्या कभी ऐसा लगा जब आपको लगा कि पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ आपके विपरीत थी, और हार मान लेना चाहिए? तो अगर हाँ, तो वो आपने अपने आप को कैसे संभाला इन परिस्थितियों के सामने? ये जब पिताश्री का एक्सीडेंट हुआ तो मैं शायद सेकंड ईयर में था। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरी पढ़ाई छूट जाएगी और अब मुझे घर संभालना पड़ेगा। तो इस बीच में मेरी बड़ी बहन जो है दिव्या ब्रह्मभट्ट, जो कि बाबई में निवास करते हैं, उन्होंने उन्होंने जॉब किया और उन्होंने बस ये बोला कि हार मत मानना, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, तू आगे बढ़ और सफलता प्राप्त कर। और मेरे चाचा जी जो हैं संतोष ब्रह्मभट्ट जी, जो कि भोपाल निवासी हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा। और मेरे बड़े पापा, जो कि अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज भी वो हमारे साथ हैं, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरी फीस जमा करी
और मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया, और जितना मुझे सपोर्ट कर पाए मेरे परिवार में, उन सब ने मुझे सपोर्ट किया। आज जब आप पीछे मुड़ के अपने संघर्षों को देखते हैं और जो आपकी आज ताकत है, तो आपके व्यक्तित्व की वो कौन सा संघर्ष था जो आपकी व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बना? मेरे जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, जो कि हमारे बीच नहीं है, मेरे ताऊ जी। उनका नाम था स्वर्गीय रामस्वरूप ब्रह्मभट्ट। आज वो हमारे परिवार की बहुत बड़ी बुनियाद थे, और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ और जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मेरे ताऊ जी के बदौलत ही सीखा है। उनका हाथ हमेशा खुला रहता था, उनका हाथ कभी बंद नहीं हुआ। कभी किसी व्यक्ति ने उनसे जो भी मांगा, उन्होंने उसको निस्वार्थ ये भी नहीं पूछा कि कब वापस आएगा, कि आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने हमेशा सबकी मदद करी। और वो इंसान जैसा इंसान इस दुनिया में होना बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं मानता कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन मैं जब भी कोई सेवा भाव से अगर किसी के लिए कुछ करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं नहीं कर रहा, ये वो करा रहा है। तो बच्चे, आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और इंजीनियर बनने के बाद जब आपको पहली नौकरी मिली तो आपके मन में क्या चल रहा था? मुझे याद है कि 2016 में मुझे नौकरी मिली थी। भोपाल में मैं नौकरी करा करता था, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इंजीनियरिंग में मैंने अकेला सिर्फ क्या रहता है, एक इंस्ट्रक्शन देना होता है और व्यक्ति काम करते हैं। लेकिन आज मैं ये सोच रहा था कि आज मेरे जीवन में सिर्फ यही रह जाएगा कि मैं सुबह 7 बजे उठ के इस इंस्ट्रक्शन देकर और मैं फ्री रहूं, पूरा दिन एक कुर्सी पर बैठा रहूं। जब कभी भी मायूस रहता था, मतलब ऐसा लगता था कि जीवन में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मतलब कुछ नाम बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, तो उस टाइम पे जब मैं उसके एक व्यक्ति के होटल पे जब मैं आधे घंटे समय निकाला करता था, तब वो व्यक्ति मुझे देखता था। कभी मैं रो रहा हूँ तो कभी मैं मायूस सा बैठा हूँ, तो उस व्यक्ति ने मुझे 2-3 बार देखा और उस व्यक्ति ने मुझसे बोला कि भैया, मायूस होने से कुछ नहीं होता। आपको आपके जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है या फिर आपको एक मुकाम हासिल करना है, तो उसके लिए आप मेरे कहने पर, वो एक अनजान व्यक्ति था, हो सकता है भगवान का रूप हो, जिन्होंने मुझे एक सेवा भाव से मैं अगर आज जो मैं कर पा रहा हूँ उसकी शुरुआत जिस इंसान ने दी है, वो एक भगवान का रूप भी हो सकता है मेरे लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि भैया, भदभदा डैम पे जाकर मछलियों के लिए कुछ नहीं तो 10 रुपए की ब्रेड्स भी ले जा सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन आप उनके साथ थोड़ा समय निकालो, क्योंकि मैंने सुना है कि मछलियों की दुआओं में बहुत असर होता है, और अगर आप पे कोई विपदा आती है तो वो आप पे नहीं, सबसे पहले वो अपने ऊपर ले लेते हैं। रूपा जी, जैसे आपने बताया कि अभी एक व्यक्ति आया आपके जीवन में, परिवर्तन लेके आया वो, तो जब आप इंजीनियर बन गए तो आपको लगा कि आपके जीवन की सारी समस्याएं थी वो समाप्त हो गई, या कुछ बाकी था? क्योंकि जब आप फ्रेशर होते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेशर व्यक्ति के लिए एक अर्निंग सोर्सेज बहुत कम रहता है शुरुआत में, और घर की इतनी जिम्मेदारी थी। मेरी 2 सिस्टर है, मेरी बड़ी बहन की शादी है आज, जो मेरे लिए पढ़ाई में जो घर वालों ने कर्जा कर लिया, उस कर्जे को भी देना है, घर की EMIs भी हैं। ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि मेरी एक जॉब से पॉसिबिलिटी हो पा रही थी। और इसके अलावा मैं बहुत कुछ अलग से भी काम करा करता था, जिसमें मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल जाया करते थे, और मैं घर पे उनके लिए भेज सकता था, जिससे वो थोड़ा सा सुखी जीवन बिता सके। जैसा कि रूपा जी, आपने बताया कि आप इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे थे, फिर उस नौकरी को छोड़ के प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आने का मन आपका कैसे बना? इस बात पे मैं क्या बोलूँ आपसे कि नौकरी तो नौकरी होती है दोस्तों। क्या होता है, नौकरी मतलब आपको खाना भी खाना है तो किसी से पूछ के जाना है, और नौकरी का मतलब ये मानो कि आपको छुट्टी भी चाहिए तो किसी से पूछ के चाहिए, अगर आप सांस भी ले रहे हो तो किसी से पूछ के ले रहे हो। नौकरी बहुत गलत। मैं नहीं मानता कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना सही है, लेकिन ठीक है, लोग मजबूर हैं, कर पा रहे हैं, ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि
मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे काम जो मैं प्रॉपर्टी में काम किया मैंने, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरे साथ काम किया, 2 पैसे कमाए जिससे मैं लोगों की मदद कर पाया और आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि सेल्फ डिपेंड बनने की बहुत ज़रूरत है। रुपत जी, जैसा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जैसे आज के युवा हैं वो अपने करियर को बड़ा महत्व देते हैं, तो करियर में बदलाव लाना वो अपनी असफलता माने या नई शुरुआत माने? कि सूरज रोज उजाला देता है और कुछ कभी धुंधला दिखता है, कभी साफ दिखता है। तो इसका मतलब ये रहता है कि जब आप शुरुआत कर रहे हो आपके जीवन में, या तो आपको सफलता मिलेगी या तो सबक मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि कोशिश करते रहिए और निरंतर प्रयास करने पे मुझे ऐसा लगता है कि एक पानी भी एक पत्थर को तोड़ देता है। तो मुझे लगता है कि आदमी अगर प्रयास करता रहे तो सफलता उसको जरूर मिलती है। रुपत जी, जैसे लोग आपके प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आए, तो चूंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड है, अभी आपने बताया कि पिताजी सर्विस में थे, तो इस तरह का माहौल नहीं था। तो इस क्षेत्र में आने के बाद वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपको इस क्षेत्र में प्रोत्साहित किया और आप जिनकी वजह से आज मानते हैं कि आप मैं जहाँ पर हूँ? आज मैं बता सकता हूँ कि मतलब मेरे काम को सबसे पहले जिसने निखारा है, जिसने देखा है, वो समृद्धि सिंह जी, श्रीमती समृद्धि सिंह शांति हेरिटेज की ऑनर है। सबसे पहले उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था और आज भी मुझ पर बहुत विश्वास करती है। और इसके बाद समकित बांजल, जिनका बांजल शोरूम है, महावीर किराना प्रियंक भैया हैं, और मेरे बहुत प्रिय मेरे बड़े भाई साहब जिनका नाम है प्रदुमन जैन जी, पारस मेडिकल, जो कि आपका संस्कार सिटी के ओनर हैं। और उन्होंने मुझे वो बोलते हैं कि संस्कार के ओनर आ गए। वो इतना प्यार देते हैं मुझे कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कभी कभी कि मैं इतना छोटा सा आदमी आज उनके पास घंटों समय निकाल देता हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को कहते हुए कि मैं आज जितनी भी सेवाएं कर पा रहा हूँ, जितना भी आज जो पैसा मेरा यहाँ पे खर्च हो रहा है, ये सब पैसा उन लोगों की वजह से ही मेरे पास आया है। उन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, मेरे साथ डील करी, मैंने उनके साथ बहुत सारे कई काम करे। तो आज उनको जो प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ हिस्सा मुझे उन्होंने दिया और सेवा भाव से लेके हर चीज़ में उन्होंने मेरी मदद करी है और आज भी मदद करते हैं। और मैं उनके लिए अभी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही निरंतर मेरे साथ रहेंगे तो ये सेवा का कार्य हमेशा चलता रहेगा। आपके जैसे आपने बताया था कि आप पारिवारिक चूंकि सरकारी सर्विस में थे आपके, तो और जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सेवा के क्षेत्र में काम करे। तो आपका माने आपके अंदर जो सेवा भाव के जो संस्कार आए, उसमें आप क्या मानते हैं, आपकी परिवार की क्या भूमिका है, कैसे अपने आप को आप उन लोगों से जोड़ते हैं? इस विषय पे तो एक आम आदमी सबसे पहले अपने माता पिता को ही बात करेगा कि आज जो कुछ भी जो सेवा भाव के अगर हमारे दिल में अगर कोई को कुछ करने का मन रहता है तो ये सब प्रेरणा आती है अपने माँ बाप से। और मेरे जो पिताश्री हैं उनका स्वभाव जो है वो भी खुला हाथ का ही है उनका स्वभाव। अगर उनके मेरे दोस्त हैं कभी कभार मजाक में कह देते हैं अंकल 200 रुपये रहे क्या, तो वो ऐसे नहीं, उनके जो होता है वो दे देते हैं। तो उनका भी हाथ खुला है। और जो मेरे प्रेरणा स्रोत मैंने आपको बताया मेरे ताऊ जी जो अब मेरे दुनिया में नहीं है, उनका भी हाथ ऐसे ही था। तो आज मुझे मेरे परिवार पे गर्व होता है कि आज उनके जो संस्कार रहे हैं, लोगों की मदद करना, लोगों के काम आना, जो कि बहुत रेयर होता है आज के जमाने में, बच्चों को ये बताना कि बेटा अपन को किसी की मदद भी करना है और अपना काम भी करना है और किसी के काम भी आना है। तो ये सब चीज़ें परिवार से आती हैं और मैं अपने परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या आपके लिए सेवा का क्या मतलब है? क्या आप मानते हैं आर्थिक रूप से किसी की मदद कर देना सेवा होती है, या सेवा की आपकी अपनी कोई परिभाषा क्या है, हम जानना चाहते हैं इस चीज़ को। मेरा मानना है सेवा का मतलब आर्थिक रूप से तो सिर्फ पल भर की खुशी मिल सकती है किसी को। मैंने सेवा का जो एक अर्थ होता है वो मैंने जाना है किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर बात करना
जो जिससे कोई बात नहीं कर रहा, जो कुछ कहना चाहता है लेकिन वो किसी को सुना नहीं पा रहा। आज मैं ऐसे से लोगों के पास बैठा हूं कि जिनके पास ना कहने कुछ है ना रखने कुछ है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 मिनट बैठ के सुकून के पल लेने के लिए बैठ रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ 2 मिनट का साथ चाहते हैं। 2 मिनट आप उनको सुन लीजिए, और अगर गले लगा लिया तो ये मान लीजिए कि वो आपको आप में भगवान का रूप देखने लगेंगे। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो लोग अक्सर आज के टाइम में कहते हैं हमें क्या मिलेगा, तो जब आप लोगों की मदद करते हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, ये बताइए। इस विषय पे मेरे से बहुत लोगों ने ये कहा है कि भैया आपको क्या मिलता है ये सब करने से। तो सबसे पहले तो सुकून मिलता है दोस्तों। आज आप किसी के काम आ रहे हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के समय में हर कोई किसी के काम नहीं आ सकता। दूसरा, और जरूरी नहीं है मदद सिर्फ आर्थिक रूप से ही हो। मैं अगर राह चलते अगर किसी व्यक्ति का पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो अगर अपन उसको पैर लगाकर अगर उसे पेट्रोल पंप तक मुकाम तक पहुंचा पा रहे हैं, ये भी एक सेवा का भाव होता है, जो कि अच्छी बात है। हमें पता नहीं होता हम कब किसके काम आ जाते हैं, और ये छोटी सी प्रयास है, करते रहिए। आप लोग भी करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। अगर जैसा कि आप लोग भी मदद करते रहते हैं, तो कभी क्या ऐसा कभी हुआ कि आपने किसी की मदद की हुई और उसका जो प्रतिक्रिया आई आपके पास, उसने आपको अंदर तक प्रभावित किया? तो ये किस्सा है मेरे जीवन का, मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है कि एक बार हम लोग अशोकनगर गए, तो हम लोगों ने टिकट्स के पैसे नहीं थे हमारे पास। तो हम लोग बिना टिकट के अगर हम चढ़ जाते हैं तो टीटी अक्सर आपको उतार देते हैं। तो ऐसा ही किस्सा हुआ था कि एक व्यक्ति एक होटल के बाहर खड़ा हुआ था। अब उसके पास सिर्फ 100 रुपए थे, 100 या 125 रुपए होंगे। तो वो ये सोच रहा था कि मैं खाना खाऊं कि मैं ट्रेन का टिकट लूं। और इस बीच में मैं वहां पे खड़ा हुआ था, तो मैंने उसकी आंखों में जो आंसू देखे वो मुझे उस समय पर ले गए जिस समय पे मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन, हम एक टीटी के सामने हाथ जोड़ रहे थे कि सर बस अशोकनगर तक जाना है, वहां से हम लोग रुक जाएंगे, हम लोग वहां पे हमारा एक काम है। तो वो व्यक्ति ने इस चीज को नहीं समझा और हमें उतार दिया था साड़ोरा पे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इस व्यक्ति के लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ कि इनको पेट भर के खाना खा सकते हैं। हम दोनों ने साथ में बैठ के खाना खाया, एक ही थाली में खाना खाया, और वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। और उनके लिए मैंने ट्रेन से न जाते हुए उन्हें बस की टिकट कराई, और घर जाने के लिए भी उनके लिए कुछ राहत का सामान दिया। और मुझे अच्छा लगा कि उस व्यक्ति ने मुझे इंदौर जाकर, और ऐसा नहीं उस व्यक्ति ने मुझे रिटर्न नहीं किया, लेकिन उस व्यक्ति ने ये कहा था भैया, भले 15 दिन बाद किए, उसने मुझसे ये बोल दिया था कि भैया आपने जो मेरे लिए किया, शायद हो सकता है उस दिन मैं भूखा भी रह सकता था, मैं आप इंदौर पहुंच सकता था कि नहीं पहुंच पाता। और उसने मुझे धन्यवाद भी कहा कि भैया आप जैसे व्यक्ति के लिए मेरा दिल से सैल्यूट है। तो मैंने यही बोला उससे कि भाई मैंने आपकी मदद करी, आप किसी और की मदद कर देना जिससे वो अपने घर पे मुकाम पर पहुंच सके। रूपन जी, जैसे आप प्रेरणा पथ के जो पथिक बने, उसके पीछे आपका जो असम को लेके जो मूवमेंट्स था, वो उससे हम लोग काफी प्रभावित हुए और उससे हमारी टीम आप तक पहुंची। तो रूपन जी, असम की बाढ़ की खबर आपने पहली बार कब और कहाँ देखी? उस खबर ने आपके मन में क्या पैदा किया? ये रात को करीब 12-1 बजे की बात है। मेरे एक मित्र है दीपक कुशवाहा, उस व्यक्ति का मेरे पास फोन आता है कि भाई हमको उन्होंने एक वीडियो शेयर किया मुझे कि यार वाकई में असम में ये स्थिति आ चुकी है। तब मैंने उस वीडियो को देखा, तो एक मैं जिनको स्रोत मानता हूँ इस चीज का, उनका नाम है हुसैन मंसूरी करके, तो वो वहां पे गए हुए थे। तो उनकी वीडियोस में जो मैंने देखा कि वाकई में वहां की स्थिति इतनी दयनीय है, और वहां पे लोग बताते हैं कि 90% गांव तबाह हो चुका था पानी की वजह से, जिसका गांव का नाम था नेपाली कुटी। और मैं ये मानता हूं कि उस जगह पर कोई व्यक्ति पहुंच पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि
आप 3 बार डूब जाओगे, इतना गहरा पानी है। और हम लोग जहाँ तक जा पा रहे थे वहाँ तक हमने हमारी सेवाएं तो दी, लेकिन आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। और उस रास्ते के बीचों बीच लोगों के घर हैं, और वो वहाँ पर कैसे रह पा रहे हैं वो तो आज भी मैं बयान नहीं कर सकता आपसे। रवि जी, जैसे बहुत लोग बाढ़ की खबर देखते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन आप लगभग 2000 किलोमीटर की जो गाड़ी ड्राइव करके अपने दोस्तों के साथ वहां तक पहुंचे, उसके पीछे आपकी कौन सी भावनाएं थी जिन्होंने आपको घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया? आपको अभी रिसेंटली पता होगा कि हमारे गुना में भी आज से 1 साल पहले एक बाढ़ आने की संभावना पैदा हुई थी, जिसमें हमारे न्यू सिटी कॉलोनी हुई और हमारे आसपास के क्षेत्र जितने हैं, रिलायंस पेट्रोल पंप वगैरह, ये सब डूब चुके थे। तो उस वक्त मेरा एक दोस्त का परिवार था, मेरा दोस्त बैंगलोर रहता था। तो उसने मुझसे बस फोन लगा के ये बोला था कि मम्मी पापा का फोन नहीं लग रहा भाई। उस स्थिति में मतलब वो इतना घबराया हुआ व्यक्ति था, उसने मुझे फोन लगाया कि रूपत कैसे भी करके घर पे जा, मम्मी पापा का फोन नहीं लग रहा, मुझे चिंता हो रही है। तो आज उनका घर मेरे हिसाब से 1 मंजिल डूब चुका था। और इस स्थिति में वो बूढ़े माँ बाप जो एक पैरालिसिस है, वो कैसे 1 से 1.5 दिन अपने फ्लोर, जो ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं जिसको, वहां पर मतलब कोई संसाधन नहीं है, किसी से बात, आसपास कोई घर नहीं है, वो कैसे अपने जीवन को उस टाइम पे भगवान का नाम लेकर निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। क्योंकि उस समय पे मैं मानता हूं कि कोई ऑप्शन ही नहीं था, नेटवर्क्स पूरे खत्म, मोबाइल्स पूरे उनके खत्म हो चुके हैं, उन पे कोई संसाधन नहीं है, वो खुद पैरालिसिस है, उनकी जो माँ है वो भी बेड रेस्ट पे है। तो इस बीच में मैं उनको बड़ी मुश्किल से बाय कार अपने घर लेके आया और उनके मतलब उनका इलाज भी कराया, क्योंकि वो 1.5-2 दिन से शायद उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। ऐसी स्थिति में मैंने उनको देखा था, तब मुझे ये समझ में आया कि असम जैसी जगह पर, जहां पर मतलब पूरा गांव ही तबाह हो गया। आज मैंने कुछ वीडियोस भी उसमें ये देखे थे कि एक पिता अपने बच्चों को एक टब में रखकर उनको किनारे ले जा रहा है, लेकिन उस बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है। बच्चों को उनने सुरक्षित रख दिया, लेकिन एक पिता ने अपनी जान गंवा दी अपने बच्चों के लिए। ये सब वीडियोस जब मैंने देखे तो मुझे लगा कि वाकई में वहां के लोग बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं। और मैं मानता हूं कि जब दिल से निकल जाता है कि हमें एक बार यहाँ पे जाना चाहिए, तो फिर हमें कोई नहीं रोक पाता। और इस चीज में मेरी जो माता है पुष्पा ब्रह्मभट्ट जी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कि आपको लग रहा है सही तो आप जाइए, अपना ध्यान रखिए और जितना हो सके लोगों की मदद करिए। जब आपने असम जाने का निर्णय लिया तो स्वाभाविक है कि आज हमारे पेरेंट्स उस रूप में मानसिकता से तैयार नहीं होते। जब आपने ये वाला निर्णय अपने परिवार से साझा किया तो आपके परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? इस बात पे तो मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले मैंने मेरी माता जी, जिनका नाम पुष्पा ब्रह्मभट्ट जी है, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला बेटा इतनी दूर कैसे जाओगे, क्या वहां पे रहने की व्यवस्थाएं रहेंगी, कैसे क्या खाओगे। पर बोलते ना संस्कार, तो हमारी माँ ने भी यही बोला कि बेटा अगर कर पाओगे तो चले जाओ। और इसी बीच में हमारे जो पिताश्री है, उन्होंने भी हमें रोकना उचित नहीं समझा कि जब आपने ठान लिया है कि अगर आप एक सेवा के भाव से जा रहे हो तो मना करना उचित नहीं रहता। और हमारे कहावत है कि जब कोई व्यक्ति अगर अच्छे काम के लिए जाए तो उसे टोका नहीं जाता। तो इस बात को मानते हुए मैं, मेरा दोस्त दीपक कुशवाहा और एक विपेंद्र सिंह, हम तीनों बिना कुछ सोचे यहाँ से शाम को 4 बजे असम के लिए निकले। रूपत जी, जब आप बाढ़ वाले पीड़ित क्षेत्र में पहुंचे तो सबसे पहले आपने बताया ना कि आपने उस जगह का जायजा लिया, देखा कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। और चूंकि आपका फोटो था उसमें एक राशन वाला जो भी पत्रिका ने प्रकाशित किया था, जब आप लोगों की जरूरतमंदों के लिए राशन भर रहे थे तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? एक समय ऐसा आया था हमारे जीवन में भी कि सिगड़ी पे खाना बनाया करती थी हमारी मम्मी। तो उस चीज को देख के मुझे ये लगा कि
आज हम लोग भी कभी कभार जैसे आज गैस नहीं होता तो आदमी सोचता है कि बाजार से कुछ लेके खा ले, लेकिन असम में बाजार वगैरह जो असम प्रॉपर असम में बाढ़ नहीं आई थी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक शिव सागर करके एक क्षेत्र है, उसके पास में ये नेपाली कोटी हुआ, पान बेचा, ऐसे कुछ गांव थे, उसमें बाढ़ आई थी। मैं आपको आज बता देता हूँ पहले। और जब मैं सामान खरीद रहा था तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं जो नदी में जो लोगों के घर हैं, मैं उस तक ये चीज कैसे पहुंचा पाऊंगा। तो इस बीच में हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमने तो बस ये सोचा कि अब यहाँ तक आए हैं, प्रयास करते हैं, अपनी गाड़ी से जाएंगे, जहाँ तक जा पाएंगे ठीक है, वरना पानी में तैरते हुए जाएंगे, पर इनको जितना राहत दे पाएंगे उतनी राहत देने की कोशिश करेंगे। रुपत भाई, जैसा कि हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, हमारा जो एरिया है वो ज़मीनी है, तो जब आप सबसे पहले असम पहुंचे और पहाड़ रहे वहाँ पर, तो असम का वातावरण देख के आपके मन में सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया है? अब स्वाभाविक सी बात है कि आप दिन रात ड्राइव करके अगर कहीं के लिए निकले हो, तो पहले तो यही टारगेट था कि अपन को शिव सागर जो क्षेत्र है गांव, वहीं जाना है। और आसपास के वातावरण पे इसलिए नज़र नहीं पहुंची कि अगर दिन में मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो रात में विपेंद्र ड्राइव कर रहा है, और वातावरण तो बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन उस टाइम पे वातावरण को छोड़ के उस परिस्थिति को देखा जा रहा था जिस परिस्थिति के लिए हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं। रुपत जी, जैसे आपने बताया कि आप उस क्षेत्र में जा रहे थे, तो जब आप उस क्षेत्र की जर्नी कर रहे थे तो आपके सामने वो कौन कौन सी कठिनाइयां थी जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी और आप उनका सामना कर रहे थे? मैंने आपको बताया कि पानी काफी हद तक रोडों पर ऊपर था। तो एक निमाईजन गांव में हम लोग गए थे, तो आपको मैं बता दूं, हमारी गाड़ी आधी गाड़ी डूब गई थी हमारी। इस बीच में गाड़ी अगर बीच में रुक जाती तो हो सकता है शायद गाड़ी बह जाती, और उससे मान हानि है, जो कुछ भी हानि हो सकती थी। इस बीच में यही था कि हम लोगों ने हार नहीं मानते हुए जितना हो सका आगे जाने की कोशिश करी, और जो हमारे पास सामान हमने खरीदा था उसको उन तक पहुंचाने के लिए जितना हो सका हमने प्रयास किया। आपका 7 दिन का जो समय रहा जो आपने आश्रम में बिताया, आपने बहुत सारे सेवा कार्य किए, तो कोई ऐसा क्षण जो आज आप अभी तक नहीं भूल पा रहे उसको? एक बोलते हैं ना कि मैंने मौत को भी सामने देखा है। तो एक क्षण ऐसा आया हुआ था कि हम एक जगह शायद मेरे कमर तक पानी होगा, तो हम वहां तक गए थे। तो एक घर में अंदर घुसते से ही हम लोगों ने देखा कि सब ठीक था, क्योंकि क्या होता है जब बाढ़ आती है तो वो मिट्टी भी साथ लेके आती है, और जब हम चलते हैं तो हमारे पैर में वो मिट्टी बिल्कुल जम सी जाती है, हम लोग चल नहीं पाते, फिसलते हैं उसमें। तो उस बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर में भी कुछ ऐसा बोलते हैं ना, किसी पे पैर रखा हो गया। तो इस बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगा कि कोई सांप मेरे आसपास से निकल गया। तो ये एक बहुत दिल दिलाने वाली चीज थी। और इसी बीच में जब मेरे मित्र दीपक कुशवाहा जी वहां से जब दूसरी जगह खाना देने जा रहे थे, तो बोलते हैं ना कि डेड बॉडीज पानी में तैर रही है, तो ये किस्सा उनके साथ हुआ था। तो उन्होंने जब देखी कि डेड बॉडी सामने से कोई पेड़ में या फिर उलझ चुकी है, तो इस बीच में जो उनको संभालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो आधे आधे पानी तक यहाँ तक डूबे हुए हैं, और इस बीच में उनके सामने एक डेड बॉडी आ जाती है, तो सब डर जाते हैं। वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, और ये एक बहुत खतरनाक स्थिति हमारे साथ हुई थी। क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा परिवार आपको मिला जिसने आपको अंदर तक झंझोड़ दिया? इस बीच में मुझे समय याद है, शायद एक रात को 1 बज रहे थे। तो
हमें ऐसा लगा कि बारिश हो रही है बाहर। तो हम लोगों ने जब बाहर निकल के देखा तो पानी बहुत जोर से था। तो इसका मतलब जिस क्षेत्र में से पानी निकल चुका है, पानी वहां वापस आ चुका है। तो मेरे दोस्तों से मैंने पूछा कि हमें चलना चाहिए, हम लोग यहाँ पर उन लोगों के लिए आए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि चलें, तो हम लोग निकल गए। तो आप कभी सड़क पे सोए हो दोस्तों, या आप भूखे पेट सोए हो, या आपके बच्चे पानी में कैसे रात को 1-1:30 बजे एक छाते के नीचे, जो भी छाता फटा हुआ छाता हो, ना उन पे त्रिपाल हो, क्योंकि अब रात को 1:30 बजे क्या मिल सकता है। इस बीच में मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि जब वो बच्चे रो रहे हैं, उनके माँ बाप एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई आएगा, उस समय अगर हम लोग गलती से उन लोगों के पास पहुंच गए, लेकिन सड़क पर देखकर उन लोगों को मतलब मैं बता सकता हूं कि नहीं देख पाते। आप भी एक बार इमेजिन करना, रात को 1:30 बजे निकल के पानी आ रहा और कोई व्यक्ति पानी में बैठा हुआ है कि उसको कोई उम्मीद की किरण निकले, या क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके पास, ना त्रिपाल है ना कुछ है। वो अब आप सोचो, आप बाईपास या एबी रोड पे जाएंगे तो कुछ छुपने नहीं मिलता। तो वो व्यक्ति अपने बच्चों के साथ एक छाते के नीचे बैठा हुआ था। तो आज किस्मत से हमारे पास त्रिपाल थे। जिस व्यक्ति का हमने घर बनाया उसको वहां पर ठहराया, उसके कुछ खाने के सामान हमारी गाड़ी में रखा करते थे हम लोग, तो उसके लिए दूध स्प्रिट्स वगैरह हमने सब कुछ वहाँ प्रोवाइड कराया। और बस उसके साथ थोड़े बहुत समय निकाला और उसके लिए कहा कि सुबह हम लोग आएंगे आपके पास, और जो ज़रूरत का सामान होगा उसको, जैसे गद्दा हुआ, ये सब चीज़ें हम लोगों ने उसको प्रोवाइड कराई। और उसने रोते हुए मुझसे एक ही बात कही थी कि भैया मेरा सब कुछ उजड़ गया, मैं मेरे जीवन में 10 साल पीछे हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। उसका पूरा घर तबाह हो चुका था। तो वो एबी रोड पर अपना बसेरा चालू कर दिया था उसने। जब आपके सामने लोग अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब आपके मन में और जीवन में अपनी परेशानियों को लेकर कोई बदलाव आया क्या? बदलाव मान सकते हैं कि बहुत चीज़ें बदलाव आएंगे जीवन में। मैं अक्सर खाना छोड़ दिया करता था, मम्मी गुस्सा होती थी कि यार थाली में खाना नहीं छोड़ना चाहिए। और आजकल हम देखते हैं कि शादियों में, कोई रिसेप्शन पे, या आज अपन सामूहिक संसार में बहुत सारे पार्टीज होती हैं, इन सब में अगर अपन लोग खाना लेते हैं और खाना छोड़ देते हैं, तो आज उस खाने की कीमत उस असम में रहने वाले उस व्यक्ति से पूछो जो कच्चा खाना खा रहा है। जैसे आपने कोई को दूध दे दिया तो वो दूध पी के गुजारा कर रहा है, क्योंकि वो उसके पास संसाधन नहीं है कि वो गैस का चूल्हा जला पाए, कि उस खाने को पका पाए। तो आज मैं इतना ही बोलूँगा आप लोगों से कि उतना ही लो, थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में, क्योंकि आज किसान व्यक्ति कैसे कैसे उस खाने को हमारे तक पहुंचा पा रहे हैं, और हम लोग उसका लाभ उठा पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात है। और जिन लोगों पर ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती, उन लोगों से इसकी कीमत पूछना, आपको समझ आएगा कि हम लोग क्या क्या खो देते हैं और इसको पाने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं। रुपत जी, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचे टीम के साथ, तो आपने सबसे पहले वहाँ की ज़रूरतों को समझा, उनसे बातचीत करी, फिर उसके बाद आपको क्या आवश्यक लगा, क्या प्रयास होना चाहिए? वहाँ पर सबसे पहले जाकर शिव सागर में हम लोग पहुँचे। तो मुझे वहाँ पर जो बोलते किस्मत से मुझे कुछ लोग वहाँ पर अच्छे व्यक्ति मिले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है असम में सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और वो हमेशा मदद करने में प्रयास रखते हैं जो जितना कर सकते हैं। तो उन लोगों से मैंने जब पूछा कि भैया मैं गुना से आया हूँ और मैं इन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मतलब मैं कुछ सामान है मेरे पास, मैं इन लोगों के लिए कैसे इन तक पहुँचा सकता हूँ, तो और क्या पहुँचा सकता हूँ जो इनकी ज़रूरत हो। तो उनका कहना ये था कि रूपत जी आप एक काम करिए, आप सबसे पहले तो
अभी के समय पे राशन जो है वो अधिकतर लोगों के पास पहुंच चुका है। अब नहीं पहुंच पाया है वो है जैसे कि आप समझ सकते हैं, अगर किसी जगह पानी इकट्ठा हो जाए और कीचड़ हो जाए तो उस जगह पे मच्छर होते हैं, जो कि एक मलेरिया के लिए भी एक बहुत खतरनाक साबित हो सकती है ये सब चीज़ें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आप जैसे मच्छरदानी ले सकते हो, इसके बाद आप फिनाइल ले लीजिए, क्योंकि क्या है उनके घरों में जो मिट्टी भर चुकी है जो उन्होंने निकाल चुके हैं, तो उसको फिनाइल से उसमें जो स्मेल है उस चीज़ को निकालने के लिए काम में आएगी। और इसके बाद आप जैसे उनको बिछाने के लिए चटाई ले लीजिए। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे चीज़ें जोड़ी मेरे पास, और फिर जिन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब चीज़ें मैं उनके घर घर जाकर उनको देने में सफल रहा। रूपा जी, आपने असम की यात्रा की, वहां तक गए, तो असम की यात्रा के बाद आपके वास्तविक जीवन में कुछ बदलाव आया कि नहीं? एक छोटा सा किस्सा है इस बात पे कि अगर एक छोटी सी बच्ची अगर आपके पास आके बैठे और वो ये कहे कि भैया मुझे कुछ दूध ब्रेड्स नहीं चाहिए, मुझे मेरी बुक्स ला दो, तो ये चीज़ बहुत भावुक करने वाली है कि आज इस आसाम में शिव सागर क्षेत्र के पास निमाइजन गांव में एक बच्ची अगर अपनी बुक्स मांग रही है तो मतलब वो अपने जीवन में कुछ करना चाहती है। इस बीच में बहुत सारे बच्चे थे कि जो आप कुछ भी दे दो वो लेके चले जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बच्ची ने मुझे एक मैसेज दिया कि शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। वो 5 साल की बच्ची ने मुझसे कहा कि भैया प्लीज़ मुझे मेरे बुक्स ला दीजिए, मैं ना दोबारा से पढ़ाई चालू करूँगी, स्कूल्स मेरे जल्दी ओपन हो जाएंगे। तो मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैं जितना हो सकेगा, जो बच्चे अगर पढ़ाई में शिक्षित नहीं हो पा रहे, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो रहे हैं, कि जो स्कूल में दाखिला नहीं हो पा रहा है, ट्यूशन्स नहीं, फीस पे नहीं कर पा रहे, तो मैं उन लोगों के लिए आज मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के लिए हमेशा खड़ा हूँ, और मैं उनके लिए जितना अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाऊँगा वो मैं कोशिश करूँगा। और आप लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई अगर ऐसा व्यक्ति मिलता है जो पढ़ाई करने में अगर जागरूक है तो आप मुझे बताएं, और मैं जितना हो सकेगा उस बच्चे के लिए मदद करूँगा। जहाँ आपका कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं थी, आपके परिचित नहीं थे, आपके रिश्तेदार नहीं थे, फिर भी वहाँ के लोगों ने आपको अपना मानकर आपने उनकी सेवा की। आपकी नज़र में मानवता की सीमाएं होती हैं या नहीं होती? मानवता की सीमाएं जरूर होती है, क्योंकि किसी अनजान शहर में जाकर उन लोगों में बैठना, उनके साथ खाना खाना, और मतलब आप एक किसी पे भरोसा कर रहे हैं, उस जगह पे आप किसी को नहीं जानते, आपको क्या खिला देगा कोई आप नहीं जानते, लेकिन उन लोगों के पीठ पीछे है वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। और मैं ये कहता हूँ कि आप भी एक बार असम में जाकर किसी भी व्यक्ति के साथ एक बार बैठकर बात जरूर करना, आपको अपनापन ही लगेगा। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज समाज में जाति, भाषा, क्षेत्र और धर्म के आधार पर कई तरह के विभाजन दिखाई देते हैं। आपकी असम यात्रा ने आपको इस बारे में क्या सिखाया? मैं ये मानता हूँ कि ये सिर्फ एक मुद्दे हैं, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप तो सेवा का भाव रखिए और जो निस्वार्थ सेवा है उसको करते चलिए और लोगों के काम आते चलिए, इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। क्या किसी इंसान की मदद करने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह कौन है, या सिर्फ केवल यह देखना चाहिए इसको मदद की जरूरत है? आज के समय में अगर जिस व्यक्ति को अगर प्यास लगी है, अगर आप उसे पानी पिलाते हैं तो उसकी प्यास बुझती है, और प्यास बुझने के बाद वो यही कहता है भगवान आपका भला करे या अल्लाह आपको बरकत दे। तो आपको कहीं ना कहीं से दुआएं मिल रही है, यही बहुत है और यही होना चाहिए। रूपा जी, आपके अनुसार समाज में सबसे बड़ी कमी क्या है? पैसे की, संवेदना की, या समय की? मैं मानता हूँ कि आज के समय पे सबसे जरूरी एक चीज हो चुकी है समय।
जो कि आज के समय में समय बहुत कम मिल पाता है लोगों को। लोग जॉब सेक्टर में होते हैं, कोई बिजनेस सेक्टर में है, तो मैं मानता हूँ कि उन लोगों पे उनका भाव है कि हम किसी की मदद कर सकें, हम किसी को 2 पल की खुशी दे सकें, पर वो सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल पाए। और मैं उन सब लोगों को एक छोटा सा मैसेज यही देता हूँ कि आपका भाई, आपका दोस्त रूपत पिलर ऑफ धर्मा जो कि आपके सामने है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा आज जन्मदिन है भैया, मैं चाहता हूँ कि आज मैं कुछ बेजुबान जानवरों के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो आप मुझे मेरे चैनल पे जाकर या मेरे नंबर कहीं से आपको मिलता है तो मुझे कॉल करिए। आपका जो मन है, जैसा मन है, वो सब चीजें करने में मैं आपकी सहायता करूँगा। दैनिक समाचार पत्र पत्रिका ने आपकी सेवा को प्रमुखता से स्थान दिया। जब आप अपने कार्य को समाचार पत्र में देखा तो आपके मन में क्या आया? दोस्तों, मैं ही मानता हूँ कि अगर बोलते हैं ना कि आपके पेपर में अगर नाम आता है तो आपके माँ बाप सबसे पहले खुश होते हैं, तो सबसे पहले मेरी माँ को मैंने देखा, वो इतना खुश हुई कि आज मेरे बच्चे का एक पत्रिका, जो आपका पत्रिका पेपर आता है हमारे यहाँ गुना में, दैनिक पत्रिका, तो उसमें देखकर वो बहुत खुश हुई और उन्होंने बोला कि मेरा बेटा अगर अच्छा काम कर रहा है तो अच्छी बात है। और उनको बहुत लोगों ने ना धन्यवाद किया कि आपका बालक इतनी दूर गया। तो मैं पत्रिका परिवार को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे परिवार के चेहरे पर एक खुशी के पल लाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न है, क्या मीडिया में पहचान मिलना आपके लिए खुशी का विषय था या आपको लगा कि सेवा तो बिना प्रसिद्धि की भी की जा सकती है? अब उनको धन्यवाद भी दे देना, और बिना जब आप सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं तो प्रसिद्धि यश की तो आपके पीछे चलती है, पर आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है ना? अब उनको धन्यवाद देना, ठीक है। स्टार्ट कर। क्या मीडिया में पहचान मिलना आपके लिए खुशी का विषय था या आपको लगा कि सेवा तो बिना प्रसिद्धि की भी की जा सकती है? मेरा ये मानना है कि आप अपना काम निरंतर करते चलिए, और जो सोशल मीडिया है, अगर इस पे अगर आप आ पा रहे हैं तो ये एक मैसेज के तौर पर भी लोग आगे इस चीज़ पे बात कर सकते हैं कि आज उन्होंने जो स्थिति को देख पाए वो सोशल मीडिया के माध्यम से देख पाए, और बहुत अच्छी बात है। और इस चीज़ में मैं नरेंद्र जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने दैनिक पत्रिका में इस खबर को छापकर लोगों के घर घर तक इस बात को पहुँचाया कि वहाँ के लोगों पे क्या स्थिति है, वो लोग कैसे गुजारा कर पा रहे हैं। उन्होंने उस चीज़ को संक्षिप्त में बताया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रुपा जी, जैसा आपने बताया कि आपकी खबर को दैनिक पत्रिका ने बड़ा प्रकाशित किया और उस दिन विश्व मानवता दिवस था, तो वास्तव में मुझे लगा कि शायद उनको भी किसी एक अच्छे व्यक्ति की तलाश थी जो मानवता के लिए कुछ कर रहा है। अगर मान लीजिए ये खबर आपकी उस अखबार में प्रकाशित नहीं होती तो क्या आपके काम पे कोई फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है। मैं मानता हूँ कि आज गुना में अगर मुझे ऑलमोस्ट असम की जो मेरी पूरी घटना है, उस चीज लोगों ने उस चीज़ को पढ़ा है, कहीं समझा है कि मैं इतनी दूर गया हूँ, तो वो उसका माध्यम एक सोशल मीडिया और एक न्यूज़पेपर ही रहे। आज घर घर अगर कोई बात पहुँच पा रही है तो सिर्फ न्यूज़पेपर की वजह से या फिर सोशल मीडिया की तरफ से पहुँच पा रही है। तो मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे कार्य को इस चीज़ में बताकर लोगों के पास मैसेज पहुँचाया। रूपा जी, अब हम थोड़ी बात करते हैं। आपने बताया था कि आपको माता पिता ने, बहुत अच्छे परिवार ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, तो आज के युवा और माता पिता के बीच में जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, आप उसको किस तरह देखते हैं? मैं इस चीज़ को मैं देखता हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से बात करने में हिचकिचाते हैं, अपने पापा से बात करने में हिचकिचाते हैं, और मैं ये भी मानता हूँ कि इग्नोर भी मारते हैं अपने माँ बाप को। ये गलत है। हम आज अगर हमारे पिता श्री का फ़ोन आ रहा है या माता जी का आ रहा है तो हम एक बार में फ़ोन उठा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का फ़ोन नहीं उठाते, रात को 12-1 बजे तक बाहर रहते हैं, उनको चिंता रहती है। तो इस विषय पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सिंसियर बनिए, और घूमना फिरना तो लगा रहेगा जीवन में। आप सफलता के पीछे भागिए दोस्तों, अपनी पढ़ाई लिखाई करिए और अच्छा एक मुकाम हासिल करिए।
रूपा जी, आज के टाइम में जो सब पूरा परिवार है, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को सफल देखना चाहते हैं और सफल बनाना चाहते हैं, या अपने उनको अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए? मैम, इस विषय पे बहुत अच्छी बात है कि आजकल के माँ बाप सिर्फ बच्चों को शिक्षित करने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि समाज को और एक ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बनने में मदद कर पा रहे हैं। मैं सभी माता पिताओं से एक निवेदन करूंगा, आज की जो युवा जनरेशन है, थोड़ा सा उनके साथ फैमिलियर रहिए और आप भी कुछ ऐसा प्रयास करते रहिए कि वो लोग आपसे कुछ सीखें। क्योंकि आप लोग जब तक उनको प्रयास नहीं करेंगे कुछ सिखाने का, तो वो लोग भी एक भेड़ चाल की तरफ चलते चले जाएंगे, जो कि हो सकता है कि अपने जीवन में सिर्फ पैसे कमाने पे ध्यान दे पाएंगे, लोगों की मदद लोगों के काम नहीं आ सकेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि आज के टाइम पे एक इंसानियत भरा दिल आना बहुत रेयर है दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग, अगर आपके दिल में जो भी है, आप किसी की मदद करना चाहते हैं या फिर आप इतने सक्षम हैं कि आप किसी को खुश रख सकते हैं, तो उसमें प्रयास करें। और पैसा जिंदगी भर कमाया जा सकता है, लेकिन आज जो कमाया जाएगा वो ऊपर तक लिखा जाएगा। इसलिए आप लोग हमेशा किसी न किसी जरिए आप किसी की मदद करते हैं। आज के माता पिता जो परिवार है वो अपने बच्चों को सफल बनाना चाहते हैं। एक क्या उन्हें सफल इंसान के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने की भी शिक्षा माता पिता को देना चाहिए कि नहीं? हाँ, मेरा मानना है कि आज के समय पे माँ बाप को शिक्षा के प्रति अगर वो बच्चे को अगर तैयार कर रहे हैं, तो एक सेवा भाव के लिए भी उसके दिल में एक हमदर्दी लाए, उस पर प्रयास करें। आपकी नज़र में एक अच्छे माता पिता की आज के वर्तमान समय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये है कि जितना हो सके अपने बच्चों को अपने आसपास रखें। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप जैसे मैं एक प्रॉपर्टी में काम करता हूँ, तो एक गुनाह में बहुत वीआईपीज कॉलोनी है, जैसे रॉयल रेसिडेंसी हो गई और आपका रॉयल टाउनशिप हो गया। इस जगह पर मैंने लोगों को अकेले रहते देखा दोस्तों। आज उनके घर, मैं मानता हूँ करोड़ों के घर बना लिए लोगों ने, लेकिन आज उनके पास बात करने के लिए उनके ना बच्चे हैं ना पड़ोसी भी। आजकल लोग आप देखते हैं कि पड़ोसी भी एक दूसरे से बात नहीं करते, वो अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और उनको अपने आसपास ही रहने दें, और कोशिश करें कि अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ निकाल सकें। क्योंकि मैं मानता हूँ कि बड़े घर बनाने से उन पे सिर्फ मकान किराए से देना है, ये लिखना एक सही मानता हूँ मानना चाहिए कि कोई सही नहीं। और कोशिश करें कि अपने बच्चों को साथ रह के अपने साथ जीवन में खुशहाल बनाएं। रूपा जी, आज हमारी प्रेरणा पथ का जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट सेशन होता है वो होता है हमारा रैपिड फायर राउंड। तो आज हम रैपिड फायर राउंड में आपसे सडनली कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप इनके छोटे छोटे जवाब दे दीजिए और आनंद लीजिए। रूपा जी, आपके जीवन में संघर्ष या सुविधा किसका महत्वपूर्ण योगदान? संघर्ष। कैसे? भूखा ही जानता है कि रोटी की कीमत क्या होती है, तो आज वही व्यक्ति जानता है संघर्ष करके जो व्यक्ति जो सुविधाएं मतलब अपने जीवन में प्राप्त कर पाता है, तो वही व्यक्ति जानता है संघर्ष क्या होता है। रूपा जी, नौकरी या व्यवसाय युवाओं का? मेरे हिसाब से तो व्यवसाय होगा। क्यों? तो व्यवसाय रहेगा तो आप अपने जीवन में समय निकाल पाएंगे और किसी जरूरतमंद व्यक्ति के पास कुछ सेवा का भाव रख पाएंगे। पैसा या संतोष? संतोष। क्यों? अगर पैसा तो मैं मानता हूँ कि सब पे होता है, लेकिन जब तक संतुष्ट आदमी नहीं होगा, जब तक वो सुखी नहीं रह पाएगा। युवाओं को क्या चुनना चाहिए, सफलता या सेवा? सेवा चुनिए। अगर सेवा चुनते हैं तो सफलता अपने आप ही कदमों में आएगी। अकेले अकेले सफलता या सबके साथ सफलता? सबके साथ, सबके सहयोग से रहना चाहिए, क्योंकि कब कौन किस घड़ी में आपकी मदद में काम में आ जाए आप नहीं बता सकते। परिवार और करियर दोनों में युवा कैसे संतुलन बना सकते हैं? परिवार में अपना समय रखिए और बोल सकते हैं आप अपना सफलताओं में अपना दृढ़ निश्चय रखिए, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता रखिए। प्रसिद्धि या पहचान?
प्रसिद्धि। क्यों? क्योंकि प्रसिद्धि रहेगी तो आप किसी के काम आ सकेंगे। देना या लेना? देना आना चाहिए। ठीक है। शिकायत या समाधान? समाधान। कैसे? अगर आप किसी के काम आ सकते हैं, अगर उसकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, तो आप उसको समाधान दे रहे हैं। युवाओं को डरना चाहिए या नहीं, या निर्णय लेना चाहिए? निर्णय लेना चाहिए। मुश्किल समय से भागना चाहिए या उसका सामना करना चाहिए? मुश्किल समय से सामना करना चाहिए, भागने से कुछ नहीं होता। एक शब्द में असम की यात्रा आपके लिए क्या है? मैं बस इतना ही कहूँगा कि बहुत भावुक पल रहे हैं जीवन के और बहुत कुछ सीखने मिला है। आप कोशिश करिए कि अपने आसपास के लोगों के लिए अपन कुछ कर पाए। एक शब्द में माता पिता आपके लिए क्या है? भगवान का स्वरूप। एक शब्द में मानवता क्या है? सेवा। तो दोस्तों, आज हमारे प्रेरणा पथ में हमारे साथी थे रूपद पिलर ऑफ धर्मा। इन्होंने हमारे से बातचीत की और असम की यात्रा से इनने अपना पूरा एक जो पहचान बनाई गुना में, वो हमें बड़े प्रभावित किया। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जीवन में सफलताएं सब कुछ नहीं होती। उन सफलता हमें अपने जीवन को सार्थक करना है। सफल तो व्यक्ति एन कैन प्रक्रिया में हो भी जाता है और सफलता उसे मिल जाती है, बट आपका जीवन सार्थक जब ही होता है जब आप मानवता के लिए काम करते हैं। इसलिए कहा है, श्रम का तेल शरीर की बाती, पर हित काज चले दिन राती। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे एपिसोड को देखा और सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।